नमस्कार दोस्तों, सिड जी के प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि कृष्णा रिवर के वाटर डाइवर्जन के लिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सरकार में एक बार फिर से डिस्प्यूट हो गया है, यानी विवाद उत्पन्न हो गया है। हम समझेंगे सबसे पहले कि कृष्णा रिवर की जो लेंथ है या फिर कृष्णा रिवर कहाँ से कहाँ तक चलती है, और उसके बाद हम फिर समझेंगे कि इस डिस्प्यूट का रीज़न क्या है। और साथ ही साथ हम ये भी सीखेंगे कि किसी भी वाटर डिस्प्यूट के लिए, यानी किसी रिवर में जब पानी के लिए विवाद होता है तो उसके लिए किस तरह का संवैधानिक प्रावधान है और इसमें क्या किया गया है या किस बात पे है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो कृष्णा रिवर है ये किस तरह से फैला हुआ है। ठीक है, तो कृष्णा रिवर ये आंध्र प्रदेश से यहाँ से निकलती है और यहाँ से होते हुए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर से होते हुए इधर बॉर्डर मिल जाता है इनका, और यहाँ से फिर तेलंगाना में वापस आती है। उसके बाद ये जाता है कर्नाटक में, उसके बाद यहाँ से होते हुए महाराष्ट्र में गुजरता है, और महाराष्ट्र में यहाँ पे एक झील है, यहाँ पे जो है इसका आखिरी पॉइंट रहता है। तो इतनी लंबी ये नदी है और इस नदी में कुछ डैम्स बने हुए हैं, एक आंध्र प्रदेश में है और एक तेलंगाना में है। हम ये भी देखेंगे कि इनकी लोकेशन क्या क्या है एग्जैक्टली, इस पे भी हम ध्यान देंगे। तो किस तरह से पानी के लिए हमेशा इस पे विवाद खड़ा होता है और क्यों होता है। तो आइए देखते हैं कि अगर हम कृष्णा नदी की रिवर की लंबाई देखें तो काफ़ी अच्छी खासी लेंथ है इसकी, 4 स्टेट से होके जाती है। और इस स्टेट में जो इनके पानी का विवाद है वो डैम से ही शुरू होता है, क्योंकि कुछ जब एक रिवर एक या एक से अधिक स्टेट से होकर गुजरती है, यानी 2 स्टेटों में या 3 स्टेटों में गुजरती है, तो अधिकतर ये संभावना देखी जाती है कि उन दोनों स्टेटों के बीच पानी को लेकर विवाद खड़ा हो जाता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये विवाद किस तरह से है और रीज़न क्या है इस डिस्प्यूट का। तो इस डिस्प्यूट का रीज़न सबसे पहले कि पानी ही इसका सबसे बड़ी विवाद है, पानी की जड़, कि कौन सा स्टेट कितना पानी लेगा, और जो इसका अलॉटमेंट हुआ है पानी का कि आंध्र प्रदेश को कितना पानी मिलना चाहिए और तेलंगाना को कितना पानी मिलना चाहिए। लेकिन कुछ स्टेट हैं जो जितना अलॉटमेंट हुआ उससे ज़्यादा पानी यूज़ कर रहे हैं, और तेलंगाना ऐसी है जो जितना अलॉटेड है उससे कम पानी वो यूज़ कर पा रहा है। ठीक, तो हम पहले ये समझ लेते हैं कि इसमें जो है पानी के मुद्दे विवाद को लेकर किस तरह से बंटवारा हुआ है। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो पानी को मिला के यूज़ करना है वो 811 TMCF जो है इसका एक मानक होता है कि कितना पानी है, वो नापने का एक तरीका होता है या उसकी यूनिट कह सकते हैं हम। तो इन दोनों को मिला के 811 TMCF होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में जो आंध्र प्रदेश है वो 512 TMCF से ज़्यादा अकेले ही यूज़ कर रही है, और तेलंगाना सरकार 299 TMCF से कम ही यूज़ कर पा रही है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होना चाहिए। जो रेशियो उसका वो कुछ अलग होता है। तो हम अगर देखें इसके डैम के बारे में कि जो यहाँ पे बना हुआ है, ये जो नागार्जुन सागर डैम है, ये जो है तेलंगाना में है, तेलंगाना स्टेट में है ये नागार्जुन डैम सागर। और जो श्री सैलम डैम है वो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, अब किस तरह से मुद्दा खड़ा हो गया है। सबसे पहले जो पानी आता है यहाँ से वो इधर से होते हुए गुजरता है और यहाँ पे जाता है। नागार्जुन डैम सागर में जो पानी स्टोर होता है ये अपने लिए तेलंगाना सरकार यूज़ करती है, लेकिन वो इसलिए पानी को ज़्यादा मात्रा में छोड़ती है ताकि आगे के जो तेलंगाना के स्टेट के विभिन्न जगह हैं वहाँ पे पानी का यूज वो कर सके। लेकिन ये पानी जो है ये श्रीशैलम डैम से होके गुजरती है, और आंध्र प्रदेश जो है इस पानी का काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर लेता है, जितना अलॉटमेंट हुआ उससे ज़्यादा यूज़ कर लेता है। तो इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है कि जो तेलंगाना में बाकी जगह हैं वहाँ पे पानी की कमी हो जाती है। अब जैसा आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और प्रत्येक जगह कृषि के लिए पानी जो है बहुत ज़रूरी साधन बन जाता है। कृषि के लिए जो प्रमुख साधन एक पानी के रूप में भी देखते हैं। अगर पानी नहीं होता है तो ज़मीन बंजर पड़ जाती है, सूखी हो जाती है। तो इस तरह यहाँ पे जो तेलंगाना
में जो है पानी कमी बन जाती है और किसानों के हित प्रभावित होने लगते हैं। अब किसानों के हित प्रभावित होने लगते हैं तो इससे जाहिर सी बात है कि नुकसान तेलंगाना स्टेट को झेलना पड़ता है। इसलिए ये विवाद काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है। अगर हम इसकी लोकेशन देखें, नागार्जुन डैम सागर के दोनों बॉर्डर पे ही लगभग बने हुए हैं, श्रीशैलम डैम और नागार्जुन सागर डैम। ठीक है, अगर हम इसके आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो पॉलिटी का सेक्शन है वो क्या कहता है कि आर्टिकल 262 में कहा गया है कि जो पार्लियामेंट है वो लॉ बनाएगी किसी भी स्टेट, दो स्टेट के बीच में, मान लेते हैं ये स्टेट ए है, स्टेट बी, ये स्टेट बी है, और इसमें अगर नदी प्रवाहित हो रही है तो कौन सा स्टेट कितना पानी यूज़ करेगा वो पार्लियामेंट लॉ के द्वारा बताएगी। और पार्लियामेंट द्वारा ही लॉ बनाया जाएगा कि ये कोर्ट के पावर से बाहर है, यानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर हो। ये ऐसा प्रोविज़न लिखा हुआ आर्टिकल 262 में। लेकिन इसका जो अपवाद खड़ा हो जाता है वो आर्टिकल 136 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि किसी भी कोर्ट द्वारा दिए गए जजमेंट और या तो किसी भी ट्रिब्यूनल या अधिकरण जिसे बोलते हैं कि इसके विरुद्ध सुनने का अधिकार है कि अगर इनमें कोई जजमेंट दिया गया और कोई इस जजमेंट से खुश नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 136 के तहत अपील सुन सकता है। ठीक, और 142 साथ में ये भी कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है किसी भी निर्णय में जस्टिस हो, न्याय हो, इस न्याय के लिए वो सुनवाई कर सकता है और ये डिसीजन दे सकता है ताकि न्याय जो है पूरी तरह से सही हो। क्योंकि जो न्यायालय है उसका अधिकार है यहाँ पे न्याय व्यवस्था बनाए रखना और किसी को भी जस्टिस से डिले नहीं किया जा सकता, डिनाई नहीं किया जा सकता जस्टिस से। ठीक, अब बीच में ही एक प्रपोजल आया था कि पार्लियामेंट द्वारा एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा जिसमें एक हेड होगा, यानी एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 6 अन्य मेंबर होंगे। साथ ही साथ इसमें यह भी प्रोविज़न किया गया था कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी, जिसे DRC बोलते हैं, ठीक, क्या बोलते हैं इसे, DRC, जिसमें एक इंजीनियर इंक्लूड होगा और ये अपना निर्णय 1 साल में देगा। ठीक है, अगर ये निर्णय 1 साल बाद आता है और उससे फिर भी खुश नहीं है स्टेट तो वो ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। अब ट्रिब्यूनल में जाएंगे, ट्रिब्यूनल अपना निर्णय देगा, इसके खिलाफ फिर से अपील आर्टिकल 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है। ठीक, इस तरह विवाद खड़ा हो जाता है क्योंकि ये इसको अथॉरिटी दी गई है कि ये सुनेगा और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से बाहर रखा जाएगा। लेकिन फिर भी संविधान के ये आर्टिकल जो हैं इनकी सुनवाई करते हैं। और 131 के तहत, आर्टिकल 131 के तहत जब भी स्टेट के बीच में विवाद हो या फिर सेंट्रल स्टेट के बीच में विवाद हो तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करता है और जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय देता है वही फाइनल जजमेंट माना जाता है। ठीक, अब एक टेलीमेट्री क्या होता है, इसी के साथ ये भी समझ लेते हैं। टेलीमेट्री जो है टेलीमेट्री पानी को सेटलमेंट करने के लिए, यानी पानी की मात्रा निर्धारित करने के लिए कि वाटर कितना हो, ठीक, वाटर कितना हो इसकी मापन के लिए वाटर कितना हो इसकी मात्रा के लिए टेलीमेट्री यूज किया जाता है। टेलीमेट्री मैकेनिज्म है मेजरमेंट ऑफ रिवर वाटर का, और इसमें जो है दोनों स्टेटों को दिशा निर्देश दिए गए थे कि अपना अपना टेलीमेट्री स्थापित करें जिससे उन्हें पता चल सके कितना वाटर है। लेकिन तेलंगाना इस सरकार ने बना तो दिया टेलीमेट्री, अपना स्थापना कर दी, लेकिन उसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हुआ, उसको लागू करने में इतना ज़्यादा फोर्सफुल नहीं किया गया। और आंध्र प्रदेश जो है अभी तक कोई टेलीमेट्री यूज़ नहीं किया है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि सिंपल समझ सकते हैं कि किस तरह से जो सरकारें हैं वो आपस में विवाद उत्पन्न खड़ा कर देती हैं पानी को लेकर, और ये इस पानी का विवाद काफ़ी चर्चा में रहता है। ठीक, तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इस टॉपिक को हम अच्छे से रिवाइज करेंगे, और आशा है आप लोगों को ये वीडियोस अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी वो अपडेटेड होगी, या तो हम बात करेंगे किसी मैप वगैरह के बारे में, या तो कोई रिसेंट कुछ तथ्य होंगे उस पर हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच।